हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे यूट्यूब पर मैं कहीं भी नहीं देखा हूं कि सही तरीके से बता रखे हैं। वो खुद पोस्टेड होते हैं एएसओ में और वीडियो बना देते हैं जीएसटी के। भाई, जो नॉलेज हमें बाहरी होती है ना, वो तो हमें गूगल से भी मिल जाती है, हमें हर जगह से मिल जाती है। हमें कोई मतलब इंटरनली जो एक्चुअल चीज़ें हैं ना, उसके बारे में हमें पता ही नहीं लगता। मैं खुद जब सेलेक्ट होकर आया तो आने के बाद मुझे पता चला अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि जो लोग मुझे नहीं नहीं जानते, मैं खुद इसी पोस्ट पर मैं सिलेक्टेड हूँ और मैं अभी करेंटली वडोदरा जोन में पोस्टेड हूँ। और चूँकि मेरा जो पोस्टिंग है ना, वो विजिलेंस सेक्शन में था और विजिलेंस सेक्शन में पोस्टिंग होने के कारण से मैं सारे जो भी डिपार्टमेंट में जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी सेक्शन से, मुझे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया था कि हाँ क्या काम होता है, कैसे कैसे होता है, नहीं होता है, सब कुछ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और इस बेस पे फिर आप डिसाइड करना कि सीजीएल के थ्रू आपको ये पोस्ट लेना है नहीं लेना है। इस पोस्ट के रिगार्डिंग आप क्या पहले जानते थे, वीडियो देखने के बाद आपको क्या नहीं जानने को मिली, वो चीज़ें आप इससे सीखोगे। तो हम इसमें सब कुछ के बारे में बात करेंगे। हम इसमें सबसे पहले हम इसमें प्रोसेस देखेंगे जो कैसे क्या है, किस तरह से सब कुछ शुरुआत से किस तरह से होती है। फिर हम लोकेशन देखेंगे कि आपको कहाँ पर में आपको लोकेशन मिलती है, किस बेस पर में आपको लोकेशन मिलता है। ट्रांसफ़र का हम देखेंगे जो किस तरह से होता है। मेडिकल फिजिकल क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या नहीं है, किन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, किस चीज़ को डिटेल में देखा जाता है, हम सब देखेंगे। ज्वाइनिंग लेने के बाद आपके ऑफिस में वर्क किस टाइप के होते हैं, आखिर क्यों है कि लोग बोलते रहते हैं कई लोग यार ये तो एक क्लर्कियल पोस्ट है, बस नाम इंस्पेक्टर है, आखिर क्या है सच्चाई, हम उसको देखेंगे। हम सैलरी एंड इंक्रीमेंट्स को देखेंगे कि आपको एक्स सी टी, वाई प्लस सी टी, जेड सी टी में आपको क्या है। वाई प्लस सी टी उसको कहा जाता है जो होता हुआ है लेकिन उनको टीपीटीए अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा हम बेनिफिट और ड्रॉबैक्स देखेंगे जो आप खुद भी निकाल सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पर में। फिर हम डीवी के बारे में देख लेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या सब चेक होता है। फिर हम प्रमोशंस के बारे में देख लेंगे। बाकी जो भी अदर इन्फॉर्मेशन मुझे लगता रहेगा मैं बीच बीच में आपसे शेयर करता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस आएगा आप उसमें भरोगे, भरने के बाद आपको जीएसटी इंस्पेक्टर आपको मिल जाएगा। जब आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाएगा उसके बाद जा करके आपसे वो जोन का प्रेफरेंस मांगेंगे, जो अगर मैं रॉन्ग नहीं हो तो उसमें टोटल 16 जोन का आपको आता है। आप उसको 1 2 3 4 करके आप उसमें भरते हो और आपके रैंक के अनुसार आपको एक जोन मिल जाएगा, रैंक अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर रैंक अनुसार आपको जोन मिल गया तो आपकी पोस्टिंग उसी शहर में होगी, नहीं। आगे बताता हूँ मैं। सबसे बड़ी क्वेश्चन होती है कि क्या हमें कैटेगरी बेनिफिट मिलता है इवन आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड फ्रॉम यूआर। मतलब अगर कोई ईडब्ल्यूएस का बंदा है और वो भी यूआर से क्वालिफाई किया और मेंस में भी उसे यूआर के से ही उसे जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल गया, तो उससे टेंशन रहता है कि क्या मुझे इसमें लोकेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो जी हाँ, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा अपने कैटेगरी का। अगर मान के चलिए कि दिल्ली में या कहीं भी जहाँ आप चाहते हो वहाँ पर मैं यूआर के 350 रैंक तक को ही वो लोकेशन मिला, लेकिन आप ईडब्ल्यूएस से हो ना, और ईडब्ल्यूएस की उस जगह पर में 5 वैकेंसी हैं, तो आपको टोटल 355 रैंक तक ईडब्ल्यूएस हो तो आपको मिल जाएगा। तो कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है अगर आप किसी भी अगर आप यूआर से भी सिलेक्टेड हो ना, फिर भी आपको मिलेगा कैटेगरी का बेनिफिट। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब देखो प्रोसेस समझो कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले रैंक के बेस पर में आपको पेरेंट जोन मिलता है। पेरेंट जोन के अंदर जोन्स होते हैं। जैसे अगर मैं अब बात करूं, मैं पोस्टेड हूँ वडोदरा जोन में, तो आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपको केवल वो वडोदरा जोन एलोकेट कर देंगे। अब वडोदरा का मतलब केवल वडोदरा नहीं है, इसका मतलब है पूरा गुजरात। अब आपको पूरे गुजरात में कहीं भी वो दे सकता है और ये चीज़ें रैंक पे डिपेंड नहीं करती है। रैंक पे केवल आपको जोन मिलेगा। जोन मिलने के बाद आपको वो अलग अलग जोन जो होते हैं उसमें पहले आपको वो बांट देगा। जैसे अगर मान के चलिए कि जो 50 स्टूडेंट आया है वडोदरा जोन में, तो 25 को वडोदरा और 25 को अहमदाबाद वो एलोकेट कर देगा। और ये एलोकेशन रैंक बेस पे नहीं होती है। अगर आपकी कोई जान पहचान है या आप पहले से मेल डाल दो, आपकी जेन्युइन रीजन हो, तो आपको जो पसंद करोगे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ये रैंडम होती है, आपको वो रैंडमली ही एलोकेट करेंगे। और जब आपको कोई एक जोन मिल जाती है ना, तो जोन के अंदर अलग अलग कमिश्नरेट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे अहमदाबाद जोन है, तो कोई
अगर वडोदरा जोन उसे मिला रैंक से, और रैंक मिलने के बाद वडोदरा जोन मिलने के बाद उसे अहमदाबाद अलॉट किया गया, तो अहमदाबाद के अंदर कई सारी कमिश्नरेट है, जैसे अहमदाबाद नॉर्थ है, अहमदाबाद साउथ है, गांधीनगर है, राजकोट है, भावनगर है, कच्छ है। अब उसको इस पांचों में से कोई भी मिल सकता है और बिना किसी रैंक बेस पे ये वो रैंडमली पांचों में से कोई भी कमिश्नरेट आपको दे देंगे। और जब आपको कोई एक कमिश्नरेट मिल जाता है, फिर उस कमिश्नरेट के अंदर भी रीजनल ऑफिसेज होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी को वडोदरा जोन मिला, उसके बाद उसको अहमदाबाद जोन अलॉट हुआ, उसके बाद उसे राजकोट कमिश्नरेट अलॉट हुआ, फिर राजकोट माने के बाद राजकोट की 3 ऑफिसें हैं, राजकोट, मोरबी, जामनगर। अगर आपको राजकोट और मोरबी में से कोई एक मिलता है तो आप सेम ऑफिस में बैठ करके काम कर लोगे जो ऑफिस है राजकोट में, क्योंकि राजकोट और मोरबी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 55 से 60 किलोमीटर का है, तो यहीं से इसका जो भी काम है वो हो जाता है। लेकिन चूंकि राजकोट और जामनगर के बीच में 150 किलोमीटर का करीब डिफरेंस है, तो ये फिर इसका ऑफिस ही अलग हो जाता है, ये फिर डिफरेंट ऑफिस होती है इनकी। मतलब आपको राजकोट में नहीं, आपको प्रॉपर जामनगर में रहना होगा, ठीक है। और जब आपको रीजनल ऑफिस आपको मिलती है तो कई बार आपको कुछ काम करने के लिए, कुछ चीज़ के लिए आपको राजकोट आना पड़ता है, महीने में एक बार अक्सर आना पड़ता है, ठीक है। ये महीने में एक बार को सीरियस नहीं लेना, कभी कभी 3-3 महीने तक नहीं भी आना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ कि काम में आना पड़ता है। तो ये होती है टोटल कि ऐसा होता है कि जीएसटी अगर है तो इसकी एक ही शहर में बहुत सारे ऑफिस है, और आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है और ये रैंक बेस नहीं होती है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है जो कि हम लोग दिमाग में लेकर रखते हैं कि ये रैंक बेस होगी। नहीं, ये रैंक बेस नहीं होती है। कहीं कहीं किसी जोन में अपने कर दिया उन्होंने कि वो रैंक बेस दे देते हैं, अपने अनुसार वो चूज करने के लिए देते हैं कि आप चूज करो, लेकिन उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती और इसमें वो मैं देखा हूँ कि ये नहीं करते हैं। जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ यहाँ तो बिल्कुल भी रैंक बेस पे नहीं होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र, कि ट्रांसफ़र का क्या सीन है। क्योंकि कई लोग जीएसटी माने से इसलिए भी डरते हैं कि भाई एक जगह तो मुझे जो भी नहीं करने देगा, आज यहाँ कर रहा हूँ कल मुझे दूसरी जगह करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग दिल्ली चूज कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली अगर रहे ना तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वो तो छोटा शहर है भाई, वो कहीं भी दे दे, अगर आपको ऑफिस चेंज भी कर दे तो लोग इतनी अच्छी वहाँ की कनेक्टिविटी है कि लोग एक जगह रह करके किसी भी ऑफिस में आपको दे तो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन चूँकि बड़े स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मुंबई, ये सब बहुत बड़े हैं, तो यहाँ सब में क्या होता है ना कि फ़र्क पड़ता है जब आपको चेंज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले ना आपको जो चेंज किया जाता है ना वो 3-4 तरह से होता है। मैं कलर चेंज कर लूँ। जैसे सबसे पहले एजीटी होता है जो कि हर साल होता है, एवरी ईयर होता है। एजीटी में क्या होता है ना कि आप सेम ही ऑफिस में रहोगे, जो हर साल वाला होता है, आप सेम ही ऑफिस में रहोगे, आपका केवल सेक्शन चेंज होगा। लाइक अगर आप अभी विजिलेंस सेक्शन में पोस्टेड हो तो आपको वो चेंज करके रेंज दे देगा, इतना काम वो करेगा। ये होता है हर साल, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ऑफिस का काम, आप सेम ऑफिस में रहते हो, डेट्स ओके। दूसरी चेंजिंग आती है कमिश्नरेट की चेंजिंग। जैसे मैं आपको पहले बताया कि जैसे अहमदाबाद जोन है, अहमदाबाद के बाद आपको क्या मिल गया, राजकोट। लेकिन जब 5 से 6 साल हो जाएगा ना तो वो आपको राजकोट से चेंज करके आपको दूसरे कमिश्नरेट जाना होगा, या तो आपको भावनगर भेज देगा या फिर कच्छ भेज देगा, कहीं भी आपको वो भेज देगा, ठीक है। या फिर अगर आपकी किस्मत सही रही तो आप राजकोट में तो हो अभी पोस्टेड, आपको फिर राजकोट का ही ऑडिट मिल जाए या राजकोट का ही अपील मिल जाए, तो क्या होता है कि आपको उसी शहर में रह के काम करने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखो, अब अगर 50 लोग हैं तो सबको तो यही नहीं मिल जाएगा ना, कुछ को तो जाना पड़ेगा बाहर। तो आपको क्या होगा कि 5-6 साल बाद हो सकता है कि आपको अपना शहर चेंज करके बाहर जाना पड़े। तो ये प्रॉब्लम्स आती है, जितने भी स्टेट है ना सब में ये प्रॉब्लम्स आती है जीएसटी वालों को स्पेशली। और अगर आपका दिल्ली पोस्टिंग है ना तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो है ही छोटा ना, आपको कहीं भी पोस्टिंग देगा। वहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि लोग कॉप अप कर लेते हैं कहीं से भी। अब जो है मैं ये कमिश्नरेट का बात कर लिया। अब जब आपका 10 से 12 साल हो जाएगा ना, इसके बाद आपको वो जोन को ही चेंज कर देते हैं। लाइक अगर मैं अभी अहमदाबाद जोन में पोस्टेड हूँ तो 10 से 12 साल के बाद ना मुझे वडोदरा जोन में वो भेज देंगे, फिर मुझे इस सारे कमिश्नरेट में से किसी एक में हमारी एलोकेशन होगी। चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक बार फिर से देख लेना वीडियो, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
कैसे पोस्टिंग होती है, क्या होती है, कोई भी दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो चेंज बस यही 3 बेस पे होता है। एक तो जो मैंने एजीटी बताया वो, एक कमर्शियल चेंज होता है और एक जोन आपका चेंज होता है। इसके अलावा पेरेंट जोन टू पेरेंट जोन कभी भी चेंज नहीं होता है। आप कभी भी किसी भी बेस पर में आप वडोदरा से चेंज करके राजस्थान नहीं जा सकते आप। जब आप एसी में जब आप प्रमोशन हो जाएगा आपका तब आप जा सकते हो, लेकिन एसी में प्रमोशन होने के लिए भाई साहब आप 13-14 साल तो उसी शहर में गुजार लोगे। आपके बीपी बच्चे सब तो वहाँ हो जाएंगे, फिर आप कहाँ जाओगे वहाँ। तो मतलब ये स्किन होता है यहाँ पर में। तो आप समझ लो, अगर आपको कहीं लोकेशन मिल रहा है और आप आगे एग्जाम नहीं देते हो या देते भी हो तो आपको अगर नहीं मिल पाता तो आपको अपने जीवन यापन उसी शहर में करनी पड़ेगी। इसके अलावा कस्टम की पोस्टिंग होती है, कस्टम में पोस्टिंग होती है। बहुत जगह तो शुरू में भी दे देते हैं कस्टम पोस्टिंग, लेकिन जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पर मैं 5 से 60 साल लग जाते हैं किसी को ज्वाइन किया तो उसे कस्टम पोस्टिंग में। अब ये देखो कस्टम का क्या सीन है, तो मैं थोड़ा सा जगह बना के मैं इधर बता दूं, क्योंकि इसमें भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई एग्जामिनर और ये सब क्यों आ जाते हैं, ये कहीं पे एग्जामिनर होते हैं कहीं पे नहीं होती है। तो ये मैं बताता हूँ। जैसे कि जैसे मैं अभी गुजरात में हूँ तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ गुजरात का, एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ महाराष्ट्र का। गुजरात के अंदर क्या है कि यहाँ पर मैं ना, जैसे आप सुनते होंगे ना कि महाराष्ट्र में 3 प्रकार का आपको पोस्ट दिखेगी, जीएसटी दिखेगी, एग्जामिनर दिखेगी और प्रिवेंटिव दिखेगी। ठीक है। तो महाराष्ट्र में तीनों की अलग अलग पोस्टिंग होती है, लेकिन आप जीएसटी में आप जाओगे ना फिर भी आपको वो बाद में जब आपको कस्टम आपका पोस्टिंग लगेगा ना तो वो आपको एग्जामिनर बना करके ही भेजेंगे कस्टम में। तो ये हर जगह होता है, लेकिन चूंकि मुंबई में क्या होता है ना, महाराष्ट्र में क्या होता है ना कि एग्जामिनर का अलग वैकेंसी आता है, प्रिवेंटिव का अलग आता है, जीएसटी का अलग आता है। लेकिन गुजरात में क्या है ना कि सबका सेम में ही आता है। तो गुजरात के अंदर अगर आप जीएसटी बनकाते हो ना तो आपके पास जीएसटी नहीं हो, आप एग्जामिनर भी हो, आप प्रिवेंटिव ऑफिसर भी हो, आप सारे काम आप करेंगे, आपको टाइम टू टाइम आपकी पोस्टिंग होती रहेगी। इसके अलावा किसी को अगर अपने होम स्टे जाना हो तो वो डेपुटेशन के बेस पर में 2 से 3 साल के लिए होम स्टे जा सकता है, लेकिन इसके लिए वैसा है जान पहचान चाहिए तगड़ा। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 पोस्ट निकलती है कि हाँ भाई पटना जीएसटी में जाना है, या फिर पटना के किसी भी अलग, जैसे पटना का कोई ऐसा इंटेलिजेंस एजेंसी का रहा कुछ, तो वहाँ पे हमें जाना है, तो वहाँ पे 2-3 वैकेंसी निकलेगी। अब 2-3 अगर निकली है तो उसके लिए तो कई सारे लोग हैं, सब लोग डालेंगे, तो आपकी जान पहचान होनी चाहिए, तो फिर हो पाता है डेपुटेशन। इसके अलावा गर्ल्स को रहता है कि भाई मैं तो कहीं भी पोस्टिंग ले लूँगी और अपने स्टेट के बंदों से मैं शादी कर लूँगी और मैं चली जाऊँगी ट्रांसफ़र होकर। तो आपके लिए बता दूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं जा सकती, क्योंकि स्पोर्ट्स बेस पर में कोई भी ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है, किसी को भी नहीं, लड़कियों को भी नहीं। ओके, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में डाल देना, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि मैं सोच का आया हूँ कि ये बताऊँगा और मैं कोई चीज़ मिस कर दूँ। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता देना। अब हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको प्रोफोर्मा दिया जाएगा, जो आपका जो मेल आईडी होगा ना उस पर आपको आपका प्रोफोर्मा मिल जाएगा। उस प्रोफोर्मा में जो मेंशन रहेगा वो आपको फिलअप करना है, और ये अलग अलग जोन का अलग अलग होता है। लेकिन जो फोकस पार्ट रहता है ना वो क्या होता है कि चेस्ट का जो है वो जो होता है ना, चेस्ट का ईसीजी कराया जाता है। ये लगभग हर एक जोन में होता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको चेक करता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इतने ज़्यादा स्मोकिंग की हो कि चेस्ट ही गायब है भाई साहब, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो आपको जनरली इस चीज़ों को चेक करेगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो चेक होगा वो होगा आपका क्लर ब्लाइंडनेस। इसके लिए कोई भी कोई भी छूट नहीं है। अगर आप क्लर ब्लाइंडनेस है और आपको 4 लोग बोले कि भाई साहब भर दो, कुछ नहीं होता है, मत करना ऐसा, सब कुछ हो जाएगा। लास्ट में जाकर के आप जो ऑफिस में आ जाओगे ना, आने के बाद भी आपको प्रॉब्लम्स होगी, हमेशा डर लगा रहेगा इस चीज़ का। ठीक है, तो ये काम तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस हो तो स्ट्रिक्टली इस पोस्ट को मना करना। आई साइट, भाई साहब आपको ग्लास लगा के ना आपको दिखना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि पावर ये वो किसी चीज़ की इशू नहीं। आप में कितने भी पावर है, 4 है 5 है, आपको बस दिखने चाहिए सही से। आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी कई सारी कन्फ्यूजन होती है कि भाई आई साइट कितने चाहिए, 6 व 9 होनी चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं है, बस अब क्लर ब्लाइंडनेस ना हो। फिजिकल रिक्वायरमेंट पहले साइकिलिंग वॉकिंग दोनों थी, अब साइकिलिंग नहीं है,
अब केवल वॉकिंग है। वॉकिंग में क्या है कि जो भी मेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर की वॉकिंग करनी पड़ती है 15 मिनट में, और जो फीमेल है उनको 1 किलोमीटर की करनी पड़ती है 20 मिनट में। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्टली एक चीज़ और कलर ब्लाइंडनेस के अलावा वो होता है हाइट। अगर आप मेल हैं, आपका हाइट 157.5 है या इससे ज़्यादा है, आप तभी इस पोस्ट को भरना। अगर आपका हाइट 156.5 है ना, आप ये पोस्ट नहीं फिल करना। मेरा डीवी हुआ था और फिजिकल हुआ था पटना में, और वहाँ पर में मेरे सामने ही 2 बंदों के वो जो फिजिकल वाला जो सर्टिफिकेट होता है ना, उस पर सिग्नेचर नहीं किया गया, उसको बाहर कर दिया गया क्योंकि उसका हाइट इससे थोड़ा सा कम था। तो हाइट बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली चेक होता है और उसमें आपको वो बाहर कर देगा अगर आपका हाइट कम रहा। 157.5 वैसे भी बहुत ही मिनिमम हाइट वो लेते हैं, मेल अक्सर इतने के होते हैं। अगर आप गलती से नहीं हो तो आप ये पोस्ट मत भरना। और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, इनकम टैक्स से या बहुत सारे पोस्ट हैं। चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर का होना चाहिए और एक्सपेंड करके 81 आपका होना चाहिए। चेस्ट में थोड़ा बहुत चलता है कि ठीक है, मतलब उतने स्ट्रिक्टली नहीं करते हैं जितने कि आपका वो हाइट को करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। फीमेल के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उनका वेट जो है मिनिमम 48 kg होना चाहिए, लेकिन इतना चलता है, इतना स्ट्रिक्टली चेक नहीं होता है, नॉर्मली रहती है ये चीज़ें। और मेल के लिए वेट का कोई स्किन नहीं होता है। यही मेडिकल और फिजिकल में। इसके अलावा अगर कोई भी कई सारी ना दिमाग में कन्फ्यूजन रह जाती है मेडिकल को लेकर के स्पेशली, तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, जब आप फाइनली आप सिलेक्शन इस पोस्ट पे ले लेते हो, आपका सब कुछ हो जाता है, तब आप आते हो ऑफिस वर्क में। आपके दिमाग में होगा भाई ऑफिस में हमें क्या काम करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं यार ये तो नकली पुलिस है। तो मतलब अब आप देख लो कि काम की वैराइटीज क्या है। सबसे पहले जो काम की वैरायटी इस पोस्ट में है ना, वो किसी पोस्ट में नहीं है। आपको इसमें इतने तरह की काम करने को मिलेगी ना जिसकी हद नहीं। आप पूरे लाइफ भी आप रहोगे ना तभी आप पूरी जीएसटी के काम को नहीं सीख पाओगे। इसमें इतने सारे काम हैं, इतने अलग अलग प्रकार के काम हैं, मेनली रूप से ये है। तो जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है, मैं किसी एक कमिश्नरेट पर कहता हूँ, लाइक कि आपकी पोस्टिंग राजकोट कमिश्नरेट आपको मिल जाता है। आपको वो वडोदरा जोन मिला, फिर आपको अहमदाबाद मिला, उसके बाद आपको राजकोट मिला। इतना प्रोसेस के बाद आपको राजकोट मिला। अब ऑफिस के अंदर तीन प्रकार की कामें हैं। या तो आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होगी, या फिर आपकी पोस्टिंग रेंज में होगी, या फिर आपकी पोस्टिंग डिवीजन में होगी। अगर आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होती है तो हेडक्वार्टर में अलग अलग प्रकार की सेक्शंस होती है, जैसे आरआरए हो गया, लीगल हो गया, विजिलेंस हो गया, टेक्निकल हो गया, सिस्टम, एजुकेशन, एडमिन, पीएनटी, बहुत सारे सेक्शंस हैं। इसमें से कोई भी एक सेक्शन आपको मिल जाएगा और वर्कलोड डिपेंड करता है। किसी सेक्शन में जनवरी फरवरी में ज़्यादा काम है तो किसी सेक्शन में मार्च में ज़्यादा काम है, किसी सेक्शन में अक्टूबर में ज़्यादा काम है, किसी सेक्शन में मंथ की स्टार्टिंग में ज़्यादा काम है तो किसी में मंथ के लास्ट में ज़्यादा काम है। तो ओवरऑल क्या है कि आपको आराम भी हर एक सेक्शन में मिलेगा और आपको काम भी हर एक सेक्शन में करना पड़ेगा। ठीक है। और काम से आप नहीं बच सकते जीएसटी में, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। आपको आराम मिलेगा किसी एक दो सेक्शन में, लेकिन चूंकि आपको हर साल तो आपको चेंज करना ही है पोस्टिंग। अगर आप 2024 में आप मान लो विजिलेंस में हो तो पता चला कि 2025 में उठाकर आपको एजुकेशन में डाल दिया, तो भाई साहब बस तो आप सकते हो नहीं। तो काम ये सोच के कभी मत आना डिपार्टमेंट में कि आपको काम कम करना पड़ेगा। आपको किसी भी पोस्टिंग में काम मतलब किसी भी सेक्शन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है और काम सीखने वालों की ऑफिस में रिस्पेक्ट भी मिलती है उतना ज़्यादा। जब आप ऑफिस ज्वाइन करोगे ना तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने टाइम में बैठ करके आराम करते थे कि भाई कौन काम करे, बने रहो पगला, काम करेगा अगला, उनकी डिपार्टमेंट में कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है। लोग उनके फेस पर में उनको कुछ ना बोले, लेकिन पीछे से उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती है। लोग बोलते हैं यार कुछ नहीं आता है उनको, और ज़्यादा दिमाग खराब कर देती है। इस टाइप की चीज़ें भी होती है। ठीक है, तो काम से कभी मत डरना। तो ये हो गया हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर में जो काम है ना आपका, वो मेनली रूप से नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का है। इसीलिए इसको ना कोई लोग बोलते हैं यार ये तो क्लर्क है। ये बिल्कुल क्लर्क है जो आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में है। तब आप एक क्लर्क का काम करते हो, आप नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ही करते हो, इसके अलावा आप इसमें कुछ नहीं करते हो। ठीक है, जो काम एसओ वाले करते हैं। ओके, अब हम आते हैं डिवीजन। अगर आपकी पोस्टिंग डिवीजन में होती है ना तो यहाँ पर मैं आपको बस रिपोर्ट्स बनानी है, और ये एक्चुअल में वर्कलोड होता है इसमें। अगर आपकी पोस्टिंग डिवीजन में है ना तो क्या होती है कि जितनी भी रिपोर्ट्स होती है ना तो सारे आपको बनानी पड़ती है। तो इसमें
मंथ के लास्ट में तो अच्छा खासा काम आ जाता है। जिस तरह से विजिलेंस में भी मंथ के लास्ट में अच्छा खासा काम आता है, इसी तरह से डिवीजन में भी अगर आपकी पोस्टिंग हो तो मंथ के लास्ट में आपको अच्छा खासा काम आ जाएगा। अब जो प्रॉपर वर्क है ना जीएसटी का, जिसके लिए उन्हें इंस्पेक्टर कहा जाता है, वो है रेंज में पोस्टिंग। अगर आपकी पोस्टिंग रेंज में है, अगर आपका पोस्टिंग रेंज में है तो हर एक कमिश्नरेट के अंदर डिविजन्स होती है और डिविजन्स के अंदर रेंज होती है। और रेंज अगर 8 रेंज है तो 8 रेंज में 8 इंस्पेक्टर होंगे, और अगर बड़ी रेंज है तो एक रेंज में 2-2, 3-3 इंस्पेक्टर्स भी होते हैं। तब आप क्या होता है कि आपको साथ में फील्ड वर्क भी करना पड़ता है। आप फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए ऑफिस के बाहर जाते हो, आप स्क्रूटनी करते हो, आप सब कुछ करते हो जब आप रेंज में पोस्टेड होते हो। ये होता है प्रॉपर वर्क ऑफ जीएसटी, जिसके लिए उन्हें इंस्पेक्टर कहा जाता है। इसीलिए उन्हें कोई कोई बोलते हैं भाई यार है तो क्लर्क ही बिल्कुल है, जब वो हेडक्वार्टर और डिवीजन में पोस्टेड हो। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि भाई साहब ये पुलिस की जॉब नहीं है। अगर कोई वर्दी के लिए जाता है तो मत आना, क्योंकि आपको साल में 2 दिन पहनने को मिलेगी और कभी कभी आपको पहननी पड़ेगी। अगर ऑफिस ऑर्डर निकल जाए, कोई ऐसा फंक्शन हो जाए, कोई मतलब कुछ कोई आते हैं ना ऐसे बाहर बाहर से बड़े बड़े लोग सब, तब आपको भी पहनना पड़ेगा, वरना आपको नहीं पहनना पड़ेगा। तो ये सोच के मत आना कि भाई साहब मैं तो वो करूँगा, वर्दी चाहिए मुझे। ठीक है, जीवन भर वो मतलब उस बेस पर मैं आप पोस्ट की सिलेक्शन नहीं कर सकते। आप वर्क देखो, आपको क्या पसंद है वो देखो, उसके हिसाब से करना। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की कि कितनी आती है। तो आपको पता है कि 4 प्रकार की सैलरी का डिवीजन होता है। एक होता है एक्ससीटी, एक होता है वाई जिसमें टीपी टीए का एलोवेंस अलॉट होता है। ठीक है, एक होता है वाई प्रॉपर वाई, एक होता है जेड सिटी। तो मैं अभी वाई सिटी में पोस्टेड हूँ और ये मेरा वाई सिटी का है और ये मेरा है दिसंबर का। ठीक है, दिसंबर का। मैंने जनवरी का इसलिए नहीं लिया क्योंकि जनवरी में चूंकि मेरा इंक्रीमेंट लग गया था। तो इंक्रीमेंट लगने के बाद क्या हुआ था ना कि मेरा बेसिक पे बढ़ करके 46,200 हो गया था। ठीक है, तो मैं वो वाला इसलिए यहाँ पर नहीं लिया कि वो भी एक्चुअल सैलरी को नहीं दिखाता। आपका अगर अभी सिलेक्शन होगा तो आपको इनहैंड सैलरी जो ये वाई सिटी में आपको इतनी मिलेगी, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 69,077, इतनी आपको मिलेगी इनहैंड सैलरी। लेकिन जब तक आप पोस्टिंग लेके आओगे तब तक मुझे ऐसा लगता है कि जून तो क्रॉस हो ही जाएगा मे बी। तब तक क्या होगा कि ये जो डीए जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर में, ये इस वक्त है 53%। तो 53% है तो इतना है, और अगर ये 4% और बढ़ गया तो आपकी सैलरी जो है वो 4490 इंटू 4, इतनी ज़्यादा आपकी सैलरी क्या होगी तो बढ़ जाएगी, फिर से करीब करीब 2000 के आसपास आई थिंक चला जाएगा। तो इतनी सैलरी आपकी और ज़्यादा इसमें इंक्रीज हो जाएगी। ये होता है ग्रॉस पे, और उसके बाद इसमें से आपका कट्टा है, जो भी डिडक्शन होती है सब मिलके आपका इनहैंड सैलरी बनता है। ये हो गया वाई का। अब कोई अगर वाई प्लस में है ना, तो वाई से वाई प्लस में डिफरेंस ये है कि उसमें प्लस 2700, ये जो है ना 2754 रुपये आपको दिख रहा है ना, ये उनमें डबल मिलता है, तो उनमें प्लस 2754 रुपया हो जाएगा। कोई अगर वाई प्लस सिटी में है तो उसको जितनी ये सैलरी हमें मिल रही है उससे उनको इतने रुपये ज़्यादा मिलेगी। अगर कोई एक्स सिटी में पोस्टेड है तो उनको ये 2754 रुपये तो एक्स्ट्रा मिलेगी, साथ में उनको HRA भी 10% एक्स्ट्रा मिलता है, तो उनको 4490 रुपये और मिलेगी। मतलब टोटल मिला करके उनको 7194 जो भी आएगा, इतने उनको ज़्यादा रुपये मिलते हैं वाई से। मतलब देख रहे हो ना वाई और एक्स में सैलरी का कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपकी पोस्टिंग जेड सिटी में है तो भाई साहब जो मुझे मिल रहा है ना अभी वाई में, इससे उनको 4490 रुपया कम मिलेंगे। ओके, अभी का यही स्कीम है। और बाकी तो 8 बेसिक पे आने वाला है, तो 8 बेसिक पे आएगा तो सैलरी हाइक होगी। तो बहुत अच्छा मौका है इस बार, जॉब ले लो। अब हम आते हैं, चलो बेनिफिट और ड्रॉबैक्स पे बाद में आएंगे। पहले बात कर लेते हैं जो मैंने 2 चीज़ यहाँ पे नोट नहीं किया, एक डीवी का और एक प्रमोशन का। डीवी का मैं बात करूँ तो डीवी के लिए सबसे पहले तो वो आपको एक प्रोफॉर्मा देंगे जिसको हम बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। ये अटेस्टेशन फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल भरनी पड़ती है, जो भी आपकी बेसिक डिटेल है, जो आपका स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपकी इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया, जो भी चीज़ें हैं ना जनरल चीज़ें जो भरने के लिए आपको सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है,
मतलब सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उससे देख कर आप इसको फिलअप करोगे, वो सब आपको भरनी पड़ती है डीवी में। इसके अलावा आपको अपनी फैमिली डिटेल्स भी डीवी में देनी होती है, आपको ये सब भी डीवी में देनी पड़ती है कि आपके ऊपर कभी कोई पुलिस केस हुआ था या नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो वो अब तक ख़त्म हो चुका है या नहीं, या आपके प्रति नहीं तो आपके फैमिली में जो आपसे रिलेटेड है, आपके अपने फैमिली माता पिता भाई बहन इसमें से कोई हैं कि नहीं, उनके ऊपर कोई केस पेंडिंग है कि नहीं, इस सब बारे में उसमें सभी चीज़ें रहती है, ये सभी चीज़ आपको उसमें फिलअप करनी है। इसके अलावा जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपका चेक होता है, उसमें एक होता है आपका 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सेम आपका इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, सेम आपका ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, बस इतना आपका एजुकेशन में चेक होता है। इसके अलावा आपका एजुकेशन में कुछ भी चेक नहीं होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ऑनर्स का और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो एक काम करना, अपने यूनिवर्सिटी जाना, वहाँ पर में एक प्रोफॉर्मा एक एप्लीकेशन ले लेना, उसमें लिख देना कि जो आपको अब तक नहीं मिला है उस यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इसलिए आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही लाओ, उसमें से वहाँ के जो भी प्रिंसिपल होंगे उनसे आप सिग्नेचर लेना, तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। इसके अलावा डीवी में और क्या होता था, एक हाँ, इसके अलावा आपको वो 2 चीज़ बोलेंगे बनाने के लिए, एक बोलेंगे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, एक बोलेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके ऊपर क्या है ना कि जो भी गैजेटेड ऑफिसर होंगे ना आपके यहाँ के, उस गैजेटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा, कम से कम 1 2 3 गैजेटेड ऑफिसर वो मांगते हैं कि 3 की सिग्नेचर होनी चाहिए इस सब के ऊपर में। तो वो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, तो ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जब आप जाओगे ना, तो एसडीओ हो गया, बीडीओ हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, तो वो लोग खुशी खुशी आपका सिग्नेचर कर देंगे अच्छे से, कॉन्ग्रेचुलेसन बोल करके, जिसकी टेंशन नहीं लो, ये हो जाती है। ओके, अब हम आ जाते हैं बेनिफिट और ड्रॉबैक्स पे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेनिफिट और ड्रॉबैक ना लोग की अपनी पसंद पे होती है, डिपेंड, कुछ लोगों की नीड कुछ और होती है, कुछ लोगों की कुछ और होती है। लेकिन अगर मेरी मानो आपको पढ़ाई करना है, तो आप पढ़ाई करना है तो आप ये वाला पोस्ट थोड़ी देर के लिए साइड रखना, क्योंकि इसमें आपको पढ़ाई करने का मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर मैं पॉसिबिलिटी बोलूँ तो 50-50% की पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, बिल्कुल 50% की पॉसिबिलिटी है कि आपको पढ़ाई करने का मौका मिल जाए, लेकिन 50% है कि नहीं भी मिले, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा काम होते हैं ना कि आने के बाद ना मन नहीं करता है पढ़ने का, मतलब माइंड भी तो फ्री होना चाहिए ना। तो ये वो ऑडिटर टाइप का जॉब नहीं है कि आप एकदम से फ्री रहोगे, आपके को कोई चिल ही नहीं है, मतलब एकदम से चिल हो, ये हमेशा नहीं रहेगा आपके साथ। तो पता है कि आपको हर साल तो आपको सेक्शन चेंज करना ही है, ये तो कहा जाता है ना, कभी खुशी कभी दुख, तो वो चीज़ें आपको हमेशा साथ साथ लगी रहेगी। तो अगर आप वेल डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, भाई साहब कुछ भी हो, मैं तो पढ़ाई कर लूँगा, तो भाई साहब वो तो कहीं वो जहन्नुम में भी रह के पढ़ लेंगे, उनकी बात अलग है। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपको चाहिए थोड़ा दिमाग शांत, सब कुछ ये चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तब आप सही से पढ़ाई कर पाते हो, तो फिर थोड़ी सी आपको इस पोस्ट में दिक्कत होगी। ये इसके ड्रॉबैक्स है। बेनिफिट ये है कि आप कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा, आपको जॉब आपको कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा, आपको इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ वर्क रहेगा कि आज इस सेक्शन में कल वो सेक्शन में आपके पास प्रॉपर वर्क रहेगा, तो आप बोर कभी नहीं होगे। आपकी ग्रोथ भी सही रहेगी, ग्रोथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लगेगा कि यार मैं तो डल हो गया हूँ, कुछ सीख ही नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपकी जो हो ना कि शहर में जान पहचान बनना, जब आप पीवी के लिए जाते हो ना, आप जो भी जहाँ भी आप जाते हो उनसे आपको बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है। तो चीज़ें मतलब आफ्टर ऑल काफ़ी सही है। आप ऐसा नहीं है कि ऑफिस लाइफ ही है, बस ऑफिस में ही रह जाते हो, जनरल पब्लिक से भी जाके मिलते हो, आप उनसे ऑफिशियली मिलते हो, आपसे बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप उनसे बनता है, तो सब कुछ है। और बाकी बेनिफिट ड्रॉबैक तो आप अपने हिसाब से जो भी मैंने बताया उसके हिसाब से आप देख लो कि आपके रिक्वायरमेंट में क्या फिट बैठता है, क्या फिट नहीं बैठ रहा है। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकुर प्रसाद _GST, आप यहाँ पर आकर के जो भी डॉट से आप यहाँ पर मैं हमसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा जो भी मुझे पता है, और नहीं भी पता तो मैं पूछ करके बता दूंगा ऑफिस में, जो मुझे नहीं पता होगी वो। ठीक है, अब एक चीज़ बच गया है प्रमोशन का। तो लास्ट में अगर प्रमोशन का बात करूँ ना, तो प्रमोशन का क्या होता है ना कि ये हर जगह का अलग अलग होता है। अगर ए जोन और बी जोन है ना, तो हो सकता है कि ए जोन में प्रमोशन 5 साल पे हो और बी जोन में प्रमोशन 12 साल पे हो रहा हो। तो प्रमोशन का कोई एक जोन में फिक्स नहीं है,
तो मैं प्रमोशन के रिगार्डिंग एक और मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें जहाँ तक मुझे पता है ना कि जैसे कि तो गुजरात है, कोलकाता है, मुंबई है, यहाँ पर मैं लास्ट कौन सी बैच की प्रमोशन हो चुकी है, मैं अभी अपने दोस्तों से बात कर ही रहा हूँ, 2-3 का मुझे पता चला है, लेकिन बाकी मुझे पता चलता तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ का है। अभी के हिसाब से मैं फास्ट प्रमोशन देखूँ तो अब तक मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उतना में मुझे जो भुवनेश्वर जोन है ना उड़ीसा का, वो मुझे अब तक सबसे ज़्यादा फास्ट लगा कि सबसे ज़्यादा फास्ट प्रमोशन वहाँ का होता है, और सबसे ज़्यादा स्लो प्रमोशन कोलकाता का मैंने अब तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कोलकाता का है। मैं इसे फेंकूंगा नहीं कि मुझे पूरा पता है, पर मुझे नहीं पता है, जहाँ तक मुझे पता है भुवनेश्वर का फास्ट है, कोलकाता का स्लो है। ओके, बाकी कुछ भी हो आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं आपको बता दूंगा जो भी मुझे पता रहेगा, या आप ये कमेंट सेक्शन में भी कर दोगे तो आपको वहाँ भी बता दूंगा। ओके, थैंक यू।